होती हैं हमारे, हम तो कहते हैं जैसे भारतीय हमारे कोविड को झेल रहे हैं और भगवान की दया से बहुत कम मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी के साथ निकाल ले रहे हैं, वैसे ही हमारे पेशेंट्स हाइपरग्लाइसीमिया को भी बड़े मजे से झेलते हैं। 500 लेके तो ऐसे चलते फिरते आते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और सीधे बताते हैं डॉक्टर साहब लैब गलत है, उसने इतनी निकाल दी, ऐसा कहीं हो सकता है? तो हमारे काफी पेशेंट 500 प्लस शुगर के साथ में और चलते फिरते आते हैं विदाउट शोइंग एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसेमिक हाइपरऑस्मोलर स्टेट जो कहा जाती है, इस तरह की चीजें। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स वो हो सकते हैं जो कि सिंपल अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हो, किसी इलनेस के कारण से, निमोनिया हुआ, कोविड हुआ, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हुई, तो वो फ्रैंक डीके नहीं है उनमें, लेकिन वह भी प्रेजेंटेशन सिमिलर हो सकता है। और कुछ केसेस में यह है कि नॉन डायबिटिक, नॉट अ नोन केस ऑफ डायबिटीज, इलनेस के साथ में स्ट्रेस हाइपरग्लाइसीमिया लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डीकेए और हाइपर ऑस्मोलर स्टेट का जो टिपिकल टेक्स्ट बुक प्रेजेंटेशन। अब हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट को पहले हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कोमा कहा जाता था, हॉन्क, लेकिन देखा गया कि कई केसेस कोमा में नहीं होते, तो इसलिए इसको चेंज करके टर्म किया गया नॉन कीटोटिक स्टेट। फिर देखा गया कीटोसिस भी कुछ पेशेंट्स में होती है, तो हम ये प्योरली नहीं कह सकते कीटोसिस होती ही नहीं है, तो उनको फिर अब हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट, HHS। हाइपरग्लाइसीमिया है जैसे नाम में लिखा हुआ, हाइपर ऑस्मोलर है, कीटोन हो सकते हैं, कोमा हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर कीटोन भी है तो ये और डीके दोनों एक दूसरे से कंफ्यूज करेंगे, तो कई बार हमें क्लियर कट डिमार्केशन संभव नहीं होता कि एग्जैक्टली हम कह सकें कि वो डीके है या HHS है, लेकिन वास्तव में ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 1/3 केसेस में दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। जो टिपिकल जो चीजें हैं, डिफरेंशिएटिंग फीचर हैं दोनों में, डीकेए नाम में क्या है, कीटो एसिडोसिस, कीटोसिस है और एसिडोसिस है। यहां पर क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया तो दोनों में है, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट तो हाइपर ऑस्मोलरिटी है और डिहाइड्रेशन है। ये इनके जो क्लियर कट डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं, लेकिन 1/3 इस केसेस ऐसे हैं जिसमें कि दोनों की मिक्स्ड पिक्चर मिलती है और पहचानना मुश्किल है। अब अगर कहा जाए कि डीके के, अब हम लोग अगर डिस्कशन कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स के साथ में, तो हमें थोड़ा थ्योरेटिकल उसमें एस्पेक्ट रखना पड़ेगा। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कितना, कब कहेंगे, 200, 250, 300 या 350? थोड़ा टाइम बचाने के लिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने हर एक पे ओपिनियन से इन्वाइट किए थे, लेकिन आप लोग स्वयं अपने दिमाग में ये चीजें सोचते जाइए कि कब कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, कब कहते हैं कीटोसिस, कब कहते हैं एसिडोसिस, और उसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया जब 250 प्लस हो ग्लूकोज लेवल, 250 प्लस इज नॉट अ बिग थिंग, तो हमारे पास काफी ऐसे केसेस होंगे जो कि 250 प्लस ग्लूकोज के साथ में आएंगे और कीटोन्स होगी, एसिडोसिस होगी, तो थ्योरेटिकली वह डीकेए का पार्ट है। मुख्य चीज क्या है, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट इसमें नहीं मिलती, जो कि मिलती है हमें एचएचएस में। अब एसिडोसिस इसका सबसे सीरियस कंपोनेंट है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तीन चीजें, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोसिस और एसिडोसिस। एसिडोसिस सबसे सीरियस पार्ट है। ये एसिडोसिस के क्राइटेरिया क्या है, पीएच कितना हो तो हम एसिडोसिस कहेंगे, बाइकार्ब लेवल कितना हो, और एनायन गैप कितना हो। पीएच जब 7.3 से कम होने लग जाता है तब, बाइकार्ब लेवल 18 से कम और एनायन गैप जब 10 से ज्यादा होने लग जाए, तब हम इसको एसिडोसिस या स्पेशली एनायन गैप एसिडोसिस कहते हैं। तो 7.3, 18 और 10 ये फिगर्स हमें याद रखनी है, क्योंकि ये हमारे बार बार काम आएंगी और यही हमारे एमसीक्यूज और यही हमारे वाइवा ओसी के क्वेश्चंस होते हैं। तो अब 7.3, 18 और 10 इनसे कम होना तो डीके का फीचर हुआ, लेकिन अब इन्हीं के बेसिस पे हाइपरग्लाइसीमिया नहीं, लेकिन एसिडोसिस के बेसिस पे हम डीके की कैटेगराइजेशन करते हैं, और ये एसिडोसिस ही जब बढ़ती है तब हम, हमारा पेशेंट जो है वो सीरियस होता है। 7.3 से 7.25 तक माइल्ड, 7.25 से 7 मॉडरेट और लेस देन 7 सीवियर। ये तो हुआ पीएच में इसका क्राइटेरिया। 18 से 15 माइल्ड, 15 to 10 मॉडरेट, लेस देन 10 सीवियर। एनायन गैप
more than 12, more than 10 is mild, more than 12 is severe. तो यह एसिडोसिस डिसाइड करती है कि पेशेंट हमारा माइल्ड है कि मॉडरेट है या सीवियर है, और इसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का मैनेजमेंट हमें आईसीयू में करना है, वार्ड में करना है, या आउटडोर बेसिस पे हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब सिमिलर फीचर आया कि हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट के क्राइटेरिया क्या होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया कितना होता है, कब हम कहते हैं एचएचएस की डायग्नोसिस के लिए, ऑस्मोलैलिटी कब होती है, कितने पे कहते हैं, और कीटोसिस एसिडोसिस की क्या स्थिति होती है। याद करिए, डीके में था मोर देन 250, काफी माइल्ड हाइपरग्लाइसीमिया पे भी डीके हो सकता है, लेकिन एचएचएस कहने के लिए सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया मोर देन 600 होना चाहिए। ऑस्मोलैलिटी डीके में नॉर्मल थी, लेकिन एचएचएस में मोर देन 320, और कीटोसिस यहाँ पे या नहीं मिलती, या मिलती तो है बहुत माइल्ड मिलती है। तो इस प्रकार से डीके का मेन फीचर हुआ कीटोसिस और एसिडोसिस, और एचएचएस का मेन फीचर हुआ हाइपर सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। तो अब अगर हम देखें इनमें कि एचएचएस में डिफरेंसेस क्या हुए, ग्लूकोज मोर देन 600, ऑस्मोलैलिटी मोर देन 320, और कीटोन थोड़े से मिल सकते हैं, एसिडोसिस यूजुअली नहीं होती। तो एसिडोसिस वाली फैक्टर इसमें ये प्लस माइनस हमेशा वो यूजुअली एब्सेंट ही होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अब यहां से इसमें ABCD आप अपने चैट बॉक्स में टाइप करते जाएं कि सबसे ज्यादा केसेस आपके पास, आप सब लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा केसेस कौन से आते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, जैसे मैंने कहा कि चलता फिरता या हॉस्पिटल में सीरियस स्टेज में पहुंचा, न्यूली डिटेक्टेड टाइप 1 डायबिटीज। अगर हम 100 केसेस डीके के लें तो सबसे ज्यादा केसेस क्या होंगे, न्यूली डिटेक्टेड टाइप 1, या इनएडुकेटली ट्रीटेड, पुराने केसेस हैं अब इनएडुकेटली ट्रीटेड होने के साथ में आए वो, या टाइप 2 है न्यूली डिटेक्टेड, या पुराना टाइप 2 है विद इंफेक्शन विद अदर स्ट्रेस। इसमें सबसे ज्यादा केसेस कौन से होते हैं, क्विक, जिससे कि हम लोग, हाँ वेरी गुड, डी बी बी डी, ये हमारे आंसर्स हैं, और अधिकतर लोग डी और बी में हैं, ये बहुत बढ़िया लगा। तो डी और बी, ये बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि कई बार हमारे मन में ये रहता है कि शायद न्यूली डिटेक्टेड टाइप 1 डायबिटिक्स में डीके सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर हम ये देखें कि हॉस्पिटलाइज होने वाले पेशेंट्स में मैक्सिमम टाइप 2 हैं। क्यों टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 2 95% होते हैं, टाइप 1 5% होते हैं। तो टाइप 2 वाले को कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन हुई, एमआई हुआ, स्ट्रोक पड़ा, निमोनिया हुआ, कोविड हुआ, वो डीके में लैंड अप कर गया। तो मैक्सिमम केसेस हैं टाइप 2 विद इंफेक्शन और स्ट्रेस। सेकेंड इज इनएडिक्वेटली ट्रीटेड टाइप 1 डायबिटिक्स, न्यूली डिटेक्टेड बहुत कम है, और बाकी कॉजेज और कम है। तो मैक्सिमम केसेस अभी भी हमारे पास टाइप 2 डायबिटिक्स विद इन्फेक्शन आते हैं। अब सीधी सी बात है, जो टाइप 2 डायबिटिक्स विद इन्फेक्शन है उसमें हमें उतना एग्रेसिव होकर ट्रीट करने की जरूरत नहीं जैसे टाइप 1 में हम कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास इंसुलिन रिजर्व उसका सफिशिएंट है। इनएडुकेटली ट्रीटेड टाइप 1 डायबिटीज में जरूर थोड़ा एग्रेसिव होना है, न्यूली डिटेक्टेड में थोड़ा ज्यादा होने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, डीकेए डेवलप क्यों होता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, समझ में आ गया। इंसुलिन के साथ ग्लूकागॉन, कैटेकोलामीन, कॉर्टिसोल, ग्रोथ हार्मोन, इनमें से किसके एक्सेस से हमारा डीकेए डेवलप होता है। ओके, लोगों के आंसर्स हैं ए और बी, मैक्सिमम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा कि ग्लूकागॉन, कैटेकोलामीन, यही दोनों इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीके के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन वास्तव में कंट्रीब्यूशन तो इन चारों का है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, कॉर्टिसोल का उससे कम, मेन कंट्रीब्यूशन है ग्लूकागॉन का और कैटेकोलामीन का। तो इंसुलिन डेफिशिएंसी इज अ मेजर पार्ट डीके के लिए, लेकिन साथ में अगर ग्लूकागॉन एक्सेस नहीं होगा, अगर कैटेकोलामीन एक्सेस नहीं होगा, तब डीके नहीं कहलाएगा, तब वो कुछ और हो जाएगा। आइए समझते हैं क्या टाइप 2 डायबिटिक्स में डीके डेवलप क्यों होता है। अब हमें सोचना है, टाइप 2 डायबिटिक्स में तो हमारे पास इंसुलिन तो सफिशिएंट है,
ठीक है, इनएप्रोप्रिएट है, रिलेटिव डेफिशिएंसी है, लेकिन इतनी कम तो नहीं है कि वो डीके करा दे। इसमें डीके होता है क्योंकि टाइप 1 में तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ले, टाइप 2 में इन्हीं काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स के एक्सेस के कारण से जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ, जब भी कोई स्ट्रेस हुआ, तो वह हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट उत्पन्न कर देता है। तो इन्फेक्शन स्ट्रेस के दौरान इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ गया, इंसुलिन डिमांड बढ़ गई, रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी हो गई। काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स ने और ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा दिया, और ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करा दिया, उसने और प्रॉब्लम की। तो इसलिए टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन डेफिशिएंसी इज अ मेजर पार्ट, बट टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन डेफिशिएंसी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, इन दोनों का ही रिस्पॉन्स बहुत आवश्यक है। अब इंसुलिन के विषय में ये जो मैं इस वक्त बात कर रहा हूं आप सब जानते होंगे, लेकिन इन चीजों को जितनी बार हम बोलते हैं, बताते हैं, ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि इंसुलिन का अलग अलग लेवल्स पे उसका प्रभाव अलग अलग होता है। वह हायर कंसंट्रेशन में हमारे और आपके साथ में बॉडी में इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन। जब इंसुलिन एनाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ाती है, जब हमने भोजन किया, भोजन के बाद ग्लूकोज लिबरेट हुआ भोजन से, अब ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन ने क्या किया, इस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज दिया जिससे वहां पे यूटिलाइज हो। तो पेरिफेरल ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन बढ़ाया उसने, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करा दिया, और ज्यादा हो गया तो लाइकोजेनेसिस को फेवर करा के उधर भेज दिया। तो एनाबॉलिक हार्मोन है, या यूटिलाइज करा रही है या स्टोर करा रहा है। लेकिन ये जो सफिशिएंट कंसंट्रेशन में जब हमने खाना खाया, उसके बाद जो इंसुलिन का लेवल काफी बढ़ा उस समय। इसके विपरीत जब इंसुलिन का लेवल कम हो रहा है, नॉर्मल लेवल से अब वो कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, तो एनाबॉलिक एक्टिविटी घटती गई, घटती घटती गई। लेकिन जब बहुत कम हो गया, तब इसका एक रोल है एंटी कैटाबोलिक। मतलब प्रारंभ में इंसुलिन की जब थोड़ी सी मात्रा होती है, अमूमन 10%, जो इनिशियल 10% है, लोअर 10% है, वह काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स को सप्रेस करती है। तो अगर इंसुलिन वो 10% भी नहीं होगा, बिल्कुल एब्सेंट होगा, तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स को खुल के खेलने का मौका मिल जाएगा और फिर वो उत्पात मचाएंगे। तो हुआ क्या, जब सीवियर डेफिशिएंसी है तो काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स वो डोमिनेट करने लग जाते हैं। उनसे क्या होता है, जो काम नहीं होना चाहिए बॉडी में, हर चीजें जो स्टोर से सब टूटने लग जाते हैं। ग्लाइकोजन टूटने लगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस, प्रोटीन टूटने लगा है, लिपिड्स टूटने लगे, फैट टूटने लगा, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो टूट फूट शुरू हो गई, शुरू हो गया। तो स्मॉल अमाउंट में इंसुलिन इज एंटीकैटाबोलिक, लार्ज अमाउंट में इंसुलिन इज एनाबोलिक। तो हम जो बेसल हमारा सारा दिन इंसुलिन सिक्रीशन होता रहता है, वह इस एंटी कैटाबोलिक एक्टिविटी के लिए होता है। ओवरनाइट हम रात में सो रहे हैं, थोड़ी इंसुलिन सिक्रीट हो रही है, वो एंटी कैटाबोलिक एक्टिविटी के लिए। और जो भोजन के बाद एकदम से स्विंग आया, वो एनाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। अब यही चीज हमारे यहाँ पे आवश्यक है। हाइपरग्लाइसीमिया कैसे हुआ? देखिए, शुगर या ग्लूकोज कहाँ से आएगा? या तो जीआईटी से आया, तो डीके में जीआईटी से आना जाना तो बढ़ नहीं रहा। अब आने के बाद या ये यूटिलाइज हो गया, या बॉडी का एंडोजेनस प्रोडक्शन होने लगा। तो यूटिलाइजेशन जो है वह कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि यूटिलाइज कराने के लिए इंसुलिन की लार्ज अमाउंट चाहिए। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, पेरिफेरल ग्लूकोज यूटिलाइजेशन घट जाएगा, ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा, शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। और इंक्रीज ग्लूकोज प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन, एंडोजिनस प्रोडक्शन, वो कैसे बढ़ेगा? जब इंसुलिन बहुत कम हो जाए और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स बहुत बढ़ जाए, जिनसे ग्लाइकोजेनोलिसिस शुरू हो जाए, ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम फैट्स या फ्रॉम प्रोटीन शुरू हो जाए इनसे। तो अब क्या हुआ कि हाइपरग्लाइसीमिया हुआ, यूटिलाइजेशन रुक गया, प्रोडक्शन, एंडोजिनस प्रोडक्शन बढ़ गया उसके कारण से। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है आपके लिए, इनमें से कौन सा सबग्रुप ऑफ पेशेंट ऐसा है डायबिटीज में जिसमें डीके नहीं मिलता? न्यूली डिटेक्टेड टाइप 2 डायबिटीज में, लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 2 डायबिटीज में, या जीडीएम में, या पैंक्रियाटिक डायबिटीज में? किसमें डीके नहीं मिलता?
गुड, सभी लोगों का रिस्पॉन्स सी, जीडीएम। चलिए, याद करिए, प्रेगनेंसी में कीटोसिस का नाम सुना है नहीं सुना है आपने? कि प्रेग्नेंट फीमेल में कीटोसिस होने लग जाती है। क्यों होती है भाई? तो प्रेगनेंसी में कीटोसिस नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी होती है, तो डायबिटिक प्रेगनेंसी में क्यों नहीं होगी? तो प्रेगनेंसी में कीटोसिस होती है, स्टारवेशन में कीटोसिस होती है, प्रेगनेंसी में कीटोसिस होती है। प्रेगनेंसी में कीटोसिस जो है वो इसलिए है कि ग्लूकोज को तो दे दो बेबी को, फीटस को, और अपना काम मदर जो है वो कीटोन से चलाती रहे। तो ग्लूकोज स्पेयर करने के लिए, फीटस के लिए ग्लूकोज स्पेयर करने के लिए मैटरनल मेटाबॉलिज्म वो कीटोन्स और ऑल्टरनेटिव सोर्स पे शिफ्ट हो जाती है। तो जीडीएम में कीटोसिस हो सकती है, बल्कि ये तो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है डीके की, कि वो केसेस जा सकते हैं। ये होता है पैंक्रियाटिक डायबिटीज में, क्योंकि बीटा सेल के साथ साथ पैंक्रियाटिक डायबिटीज में पूरा एक्सोक्रीन पैंक्रियास के साथ साथ एंडोक्रीन पैंक्रियास पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है, अल्फा सेल्स का भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और ये अल्फा सेल जिनसे बन रहा है ग्लूकोगॉन, ये जरूरी है। हम लोगों ने अभी क्या डिस्कस किया, ग्लूकोगॉन और कैटेकोलामीन, ये जो दो हॉर्मोन्स हैं, इनके एक्सेस से डीके होता है। इंसुलिन डेफिशिएंसी प्लस दोनों के एक्सेस, अगर ग्लूकोगॉन एक्सेस नहीं होगा तो डीके होगा कैसे? तो इसलिए जो पेशेंट्स पैंक्रियाटिक डायबिटीज के पैंक्रियाटेक्टमी वाले केसेस हैं, उनमें डीके नहीं मिलता, दे आर रेजिस्टेंट फॉर डीके। तो उन केसेस में हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा, तो उसमें ये नहीं मिलता। जो ग्लूकोगॉन है, इसका मेन इफेक्ट लिवर पे होता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस, ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को यह ग्लाइकोजन ग्लूकोगॉन बढ़ा देता है, हेपेटिक ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। दूसरा है जो हार्मोन कैटेकोलामीन, इनका मेन इफेक्ट होता है एडिपोज टिश्यूज पे। वहां से ये लिपिड्स का, फैट स्टोर्स का, ट्राइग्लिसराइड जो जमा है एडिपोज टिश्यू में, उनका ब्रेकडाउन बढ़ा देते हैं। तो देखिए हुआ क्या, इंसुलिन की कमी से ग्लूकोज को यूटिलाइजेशन रुक गया, और ग्लूकोगॉन की अधिकता से हेपेटिक ग्लाइकोजेनोसिस बढ़ी, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना। कैटेकोलामीन की अधिकता से ट्राइग्लिसराइड्स जो एडिपोज टिश्यूज में थे उनकी लाइपोलिसिस हुई, उनसे लाइपोलिसिस से ये चीजें बनी। तो यह तीन कंपोनेंट हमारे यही डीके के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लाइपोलिसिस हुई तो उससे क्या हुआ, फैटी एसिड सिक्रीट हुए, फैटी एसिड रिलीज हुए, और उन्होंने जाके कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस कराई। तो हाइपरग्लाइसीमिया हुआ हमारे इंसुलिन और ग्लूकोगॉन से, और कीटोसिस हुई हमारी कैटेकोलामीन से। अब हुआ क्या कि लाइपोलिसिस, इंसुलिन डेफिशिएंसी, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ इंसुलिन इज रिक्वायर्ड फॉर एंटी कैटाबोलिक एक्टिविटी। तो जब इंसुलिन बहुत कम हो गई तो लाइपोलिसिस शुरू हो गई, कैटेकोलामीन ज्यादा हुआ, उसने लाइपोलिसिस शुरू कर दी। अब ये जो लाइपोलिसिस से फैटी एसिड्स प्रोड्यूस हुए, ये सर्कुलेट करते करते लिवर में आए, लिवर में उससे कीटोन प्रोड्यूस किए गए। तो ये कीटोजेनेसिस वाला काम है, ये किसने किया, एक इंसुलिन डेफिशिएंसी और दूसरा ग्लूकोगॉन एक्सेस। तो इस प्रकार से ये तीन हार्मोन मेनली मिलके कीटोजेनेसिस को बढ़ाते हैं, और कीटोन्स इसके अलावा एक्सक्रीट आउट होते हैं। तो एक्सक्रीट आउट जब होते हैं, अगर हमारा साथ में डिहाइड्रेशन है, हाइपोवोलीमिया है, हाइपोटेंशन है, तो वो इस एक्सक्रीट आउट भी नहीं हो पाएंगे वॉल्यूम डिप्लीशन के कारण से, और कीटोन लेवल्स फिर वो बढ़ने लग जाएंगे। एसिडोसिस कैसे हुई, जो कीटोन्स प्रोड्यूस हुए, कीटोन्स क्या है, एसिड्स, कीटो एसिड्स, इन्होंने बाइकार्बोनेट को कंबाइन कर लिया, तो कीटोन बॉडीज बनी, उन्होंने बाइकार्ब से कंबाइन किया और बाइकार्बोनेट को उन्होंने ब्लड में कम करा दिया। अब जैसे जैसे बाइकार्बोनेट ब्लड में कम होते गए, एसिडोसिस होती गई। तो कीटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडोसिस। तो इस प्रकार से कीटोसिस जब सीवियर होती जाएगी तो वो एसिडोसिस में कन्वर्ट होती जाएगी। तो एक पार्ट हुआ हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा कीटोसिस, तीसरा एसिडोसिस। और इन्हीं का जब जितनी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी वो हमारे पेशेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होता जाएगा। इस बात को थ्योरेटिकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये है हमारा एडिपोज टिश्यू सेल। एडिपोज टिश्यू सेल में बाहर से आएगा ग्लूकोज, बाहर से आएगा फैटी एसिड, उससे अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड बनेगा। तो जो ब्लड में मील्स के बाद काइलोमैक्रोन या बाकी समय में वीएलडीएल, यही दोनों होते हैं काइलोमैक्रोन रिच। तो ये ट्राइग्लिसराइड रिच
पार्टिकल्स, तो ट्राइग्लिसराइड रिच पार्टिकल्स लाइपोप्रोटीन लाइपेज इन पे क्या करता है, कैपिलरी एंडोथेलियम पे होता है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इनको तोड़ के इनसे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज करता है। अब ये फैटी एसिड यहां से इसमें सेल में एडिपोज टिश्यू में एंटर करके अंदर जाके उन्होंने ट्राइग्लिसराइड बना के स्टोर हो गए। तो ये इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिवेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। तो जब इंसुलिन होगा बॉडी में तब वो लाइपोलिसिस को, यहाँ पे जो ट्राइग्लिसराइड है उसकी लाइपोलिसिस करा के अंदर लिपिड स्टोर कराने में, ट्राइग्लिसराइड स्टोर कराने में हेल्प करेगा। तो इस प्रोसेस में एनाबॉलिक एक्टिविटी में इंसुलिन काम करता है। अब कैटेकोलामिन जब बढ़ते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरा हार्मोन, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को एक्टिवेट करते हैं, जिससे ये ट्राइग्लिसराइड टूट के फैटी एसिड ग्लिसरॉल में ब्लड में रिलीज हो जाता है। तो इससे ब्लड में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बढ़ जाते हैं। अगर इंसुलिन कम होगा तो वीएलडीएल काइलोमाइक्रोन मेटाबोलाइज नहीं होंगे, उससे काइलोमाइक्रोनीमिया हो जाएगा। तो जो डीके के केसेस में जो लाइपेमिक सीरम मिलता है वो इस कारण से मिलता है क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज इनहिबिटेड रहता है हाइपो इंसुलिनीमिया में। अब ये फैटी एसिड ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं, ये लिवर में आएंगे। अगर एनाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी चल रही है तो लिवर में ये दोबारा एस्टेरिफाइड होकर ट्राइग्लिसराइड बना देंगे। लेकिन जब इंसुलिन नहीं है तब क्या होगा, या तो ये एनर्जी के लिए यूज हो जाए या ये फैटी एसिड्स कीटोन प्रोड्यूस कराने लगे। तो देखिए जब इंसुलिन है प्रेजेंट तब तो इनका रीएस्टेरिफिकेशन होगा जैसे एडिपोज टिश्यूज में हुआ, जिससे ये स्टोर हो जाए। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है, ग्लूकागॉन है, तो वो क्या करेगा, इस फैटी एसिड को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ग्लूकागॉन जो पहला कीटोजेनेसिस का एंजाइम है उसको एक्टिवेट करता है। तो ज्यादा से ज्यादा फैटी एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाके वह एसिटो एसिटेट में बदल जाते हैं और इसी एसिटो एसिटेट से ये बन जाता है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट या एसीटोन। तो कीटोन बॉडीज को रिलीज कराया फैटी एसिड कैटेकोलामीन ने और लिवर में उससे कीटोन बनवाया ग्लूकागॉन ने। ये है कंप्लीट प्रोसेस। तो एसिटो एसिटेट से बनते हैं हमारे दूसरे कीटोन बॉडी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, जो कि बहुत अबंडेंट होता है। ये नाइट्रोप्रोसाइड से टेस्ट नहीं होता, जो हमारा कॉमन टेस्ट है नाइट्रोप्रोसाइड से एसीटोन और एसिटो एसिटेट ये टेस्ट होते हैं। अगर हमें बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट टेस्ट करना होता है तो इसके लिए हम सेपरेट टेस्ट, इसका डायरेक्ट टेस्ट करते हैं। तो जब हमारा एसिटोएसिटेट बना ग्लूकागॉन एक्सेस होने पे, इंसुलिन कम है तो ये कन्वर्ट हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट में। लेकिन जब हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट दोबारा इंसुलिन के प्रेजेंस में एसिटोएसिटेट में बदल जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस आपको मालूम है, आप एमबीबीएस से पढ़ते आ रहे हैं कि पेशेंट को जब हम मैनेज करते हैं तो वो पेशेंट ग्लूकोज लेवल फॉल करता है। हमने देखा पहले 3+ कीटोन बॉडीज थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, कीटोन बॉडीज 3+, 4+ बनी हुई है। तो हम उस पेशेंट को एग्रेसिवली आईसीयू में रख के और मैनेज करते रहते हैं, अरे अभी कीटोसिस चल रही, कीटोसिस चल रही है ना। ये कीटोसिस नहीं चल रही है, ये वास्तव में जो इनिशियल पीरियड में बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना था वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटोएसिटेट में, जो 2-3-4 दिन तक होता रहता है। हम इस मुगालता में रहते हैं कि अभी कीटोसिस चल रही है, अभी और इंसुलिन दो, और पेशेंट हाइपो में चला जा रहा है बार बार। हम उसको फ्रैंक सीवियर कीटो डीके की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं। अगर है हमारे पास सुविधा तो हम सीरम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट लेवल चेक करें, जो कि काफी कम हो चुका होगा। नहीं सुविधा है, नाइट्रोप्रोसाइड से कर रहे हैं, तो स्टोर तो चलते रहेंगे 2-3-4 दिन तक। तो वहां पे हमें उतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। जो डिलेड कीटोन्यूरिया या कीटोसिस हमको मिलती है वह इस कन्वर्जन के कारण से होती है। तो इससे बचने के लिए हम अगर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट का डायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। चलिए, तो जो हमारे पास पेशेंट आया उस पेशेंट के कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं। जो सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन है टाइप 1 डायबिटिक्स का डीकेए में वह क्या होता है, नोजिया, वोमिटिंग, पेन एब्डोमेन, डिहाइड्रेशन या हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखिए ये तो
एक ऑप्शन ही गलत है। अगर हमने डीके कहा है तो फास्टिंग ये ग्लूकोज मोर देन 250 तो हो गई होगा, वो तो ऑप्शन एक गड़बड़ हो गया। लेकिन बाकी तीन ऑप्शंस में प्रेजेंटेशन पेशेंट का क्या होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों का कहना ए सी गुड। चलिए देखते हैं वास्तव में जो सिम्टम्स हैं इसके डीके के, वो इसी कीटोसिस के कारण से होते हैं। और कीटोसिस का एक विशेष लक्षण है, वो अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करता है। तो उसको अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, पेन कहता है बच्चा, और वोमिटिंग कर रहा है, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, कुछ खा नहीं रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, या पिया तो उसने वोमिट कर दिया तो उससे और डिहाइड्रेशन बढ़ता है। हमें इनिशियली लगता है कि कोई एक्यूट एब्डोमेन का केस आ गया, तो जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस का केस आ गया हम उस तरह से मैनेज करने लग जाते हैं जब तक कि ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट ना हो। तो ये बहुत कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं जो कि कीटोन्स के प्रोडक्शन के कारण से होते हैं। फ्रूटी स्मेल जो सीवियर डीके के साथ अनकॉन्शियस पेशेंट आता है, हम लोग जानते हैं ये किस कारण से होती है फ्रूटी स्मेल, ये तो हम सब जानते हैं, ये तो अंडर ग्रेजुएट डेज से पढ़ाया जाता है कि फ्रूटी स्मेल का कॉज एक ही नहीं कहा अभी तक, एसीटोन है ना। फ्रूटी स्मेल एसीटोन के कारण से होती है, क्योंकि एसीटोन वोलेटाइल होता है, वो हमारा ब्रेथ से एक्सीट आउट होता है। जो सीरियस पेशेंट होता है वो कज़मॉल रेस्पिरेशन के साथ में आता है। ये कज़मॉल रेस्पिरेशन का क्या कॉज है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। कज़मॉल रेस्पिरेशन का कॉज क्या होता है, क्यों पेशेंट कज़मॉल रेस्पिरेशन की उसकी यस एसिडोसिस, एसिडोसिस के कारण से ये कज़मॉल रेस्पिरेशन होता है। ये क्वेश्चन पूछने रहने से आप लोग जगे रहेंगे, वरना ये पता नहीं क्या बोर कर रहा है, सब सो जाओगे। तो इसलिए क्वेश्चंस बीच बीच में पूछते रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, हाँ अब दूसरे कॉजेज कीटोसिस के क्या हैं। तो लैक्टिक एसिडोसिस जो कि सीरियसली इल पेशेंट्स में यूजुअली रीनल पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। स्टार्वेशन कीटोसिस जिसकी हम लोगों ने बात की प्रेगनेंसी में, हाइपरेमेसिस में काफ़ी होता है, या अल्कोहल लेने वालों में, यूरीमिया के साथ में और केसेस हैं जिसमें एसिडोसिस और कीटोसिस मिल सकती है, कुछ पॉइजनिंग्स में भी मिलती है। इसकी डीडी फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा थ्योरेटिकल हो जाएगा, मैं इसमें नहीं जा रहा। आइए दूसरे एस्पेक्ट पे चलते हैं, हाइपर ग्लाइसिमिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में। इसमें दो कंपोनेंट है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपर ऑस्मोलरिटी। मेन चीज हाइपरग्लाइसीमिया तो इनएडिक्वेट इंसुलिन सिक्रीशन के कारण से हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण से हुआ अगर एसोसिएटेड कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है। हाइपर ऑस्मोलरिटी क्यों होती है, इसका मतलब फ्री वाटर का लॉस हुआ है, शरीर से पानी निकल गया, तो या तो पानी पिया कम या पानी निकला ज्यादा। तो जो टिपिकल प्रेजेंटेशन कहा जाता है कि बुजुर्ग व्यक्ति है, किसी वजह से बेड रिडन है, कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, प्यास कम लग रही है, तो वो पेशेंट्स ज़्यादा प्रीडिस्पोज होते हैं, ज़्यादा संभावना होती है उनके एचएचएस में जाने की। अब इन दोनों की हाइपरग्लाइसीमिया में डिफरेंस एक है। हम लोगों ने अभी बात की कि शायद दोनों की जो पैथोफिजियोलॉजी में उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों की पैथोफिजियोलॉजी सिमिलर सी हो सकती है, एक से दूसरे में हो सकता है कि पहले एक सिचुएशन हुई वो लैंड अप कर जाए दूसरी में। तो वास्तव में हाइपरग्लाइसीमिया जो डीके में होता है वो कम होता है और एचएचएस में ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डीके का मैनिफेस्टेशन इतना प्रेसिपिटस होता है एक दो दिन के अंदर कि उसको हाइपरग्लाइसीमिया को ज्यादा मौका नहीं मिलता। प्लस जो ग्लूकोज लेवल बढ़ा वो डायलिसिस से निकल गया, जबकि एचएचएस में धीरे 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 डेवलप हो रहा है। रीनल सॉरी रीनल रीनल फंक्शंस गड़बड़ है, एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ। जब ग्लूकोज एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ तो उसका लेवल ग्लूकोज का बढ़ता गया, उससे हाइपर ऑस्मोलर स्टेट पड़ी। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट के कारण से एचएचएस में हाइपर ऑस्मोलर स्टेट डेवलप हो जाती है, जिसमें एसोसिएटेड हो सकता है रीनल डिस्फंक्शन अगर साथ में हो वो भी। तो हाइपर ऑस्मोलर
स्टेट का कॉज क्या है? वाटर लॉस, वाटर आया कम निकला ज़्यादा। इसमें बहुत सीवियर डेफिशिएंसी होती है 7 to 12 लीटर ऑफ वाटर की, जबकि डीके में लेस देन 6 लीटर ऑफ बॉडी वाटर ही कम होता है। तो यहाँ पे मेन डिसऑर्डर फ्लूइड का है, मेन डिसऑर्डर ऑस्मोलैरिटी का है। कीटोसिस या तो नहीं होती या बहुत कम होती है, एसिडोसिस या नहीं होती या बहुत कम होती है। ऑस्मोलैरिटी ब्लड की कैसे डिसाइड करते हैं? क्या क्या सब्सटेंसेस हैं जो ब्लड में की ऑस्मोलैरिटी को डिसाइड करते हैं? एक दो को फटाफट टाइप किया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही 3 सब्सटेंसेस हैं जो हमारी सीरम की ऑस्मोलैरिटी को डिसाइड करते हैं: ग्लूकोज, यूरिया या BUN और सोडियम। आप कहेंगे पोटेशियम क्यों नहीं? क्योंकि पोटेशियम की क्वांटिटी बहुत स्मॉल है। सोडियम कितना है? 140-150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और पोटेशियम कितना है? 4-5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम रह जाता है। तो मेन ग्लूकोज लार्ज मॉलिक्यूल है, कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। जो यूरिया है लार्ज मॉलिक्यूल है, कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। इनका कंट्रीब्यूशन ऑस्मोलैरिटी में ज़्यादा होता है। तो ये फॉर्मूला है जिससे हम कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी निकाल सकते हैं। जब ग्लूकोज बहुत हाई लेवल पे हुआ, यह ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है, जिससे हाइपर ऑस्मोलर स्टेट उत्पन्न हो जाती है। ये बात तो हम लोग कर चुके हैं कि डीके स्लोली डेवलप, रैपिडली डेवलप होती है, एचएचएस स्लोली डेवलप होता है। डीके का मेन प्रेजेंटिंग फीचर एब्डोमिनल पेन, एसिडोसिस, कीटोसिस के कारण से। एचएचएस का मेन प्रेजेंटिंग फीचर जो डिहाइड्रेशन और ऑल्टर्ड सेंसोरियम, ये जो कस्मॉल ब्रीदिंग वो हमारे इसमें होती है, डीके में, एचएचएस में नहीं होती। इवेल्युएशन, हमारा रूटीन इवेल्युएशन जो जो हम ऐसे केसेस में कराते हैं, इनमें जो मेन फैक्टर्स हैं इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डीकेए के केस में जो प्रश्न है, प्लाज्मा ग्लूकोज नॉर्मल हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो वास्तव में एक चीज तो यह है कि हमने देखा कि ग्लूकोज लेवल ज्यादा बढ़ा नहीं, पार्शली ट्रीटेड केस है वो, पार्शली ट्रीटेड केस है। अभी कीटोसिस रिजॉल्व हुई नहीं, या 1 दिन 2 दिन के बाद का केस। कीटोसिस अभी चल रही है, एसिडोसिस माइल्ड चल रही है, ग्लूकोज लेवल अब नॉर्मल आ चुका है। या प्रेगनेंसी, यह दोनों वो केसेस हैं जिसमें प्रेगनेंसी में भी स्टार्वेशन के कारण से या प्रेगनेंसी के काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स के कारण से कीटोसिस एसिडोसिस ज्यादा है और हाइपरग्लाइसीमिया ज्यादा नहीं है। इन केसेस में प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल नॉर्मल मिल सकता है। दूसरी चीज सोडियम। सोडियम में हमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखनी है, सोडियम और पोटेशियम दोनों, डायलिसिस हुई, डायलिसिस के कारण से सोडियम निकल गया, पोटेशियम निकल गया, दोनों का लॉस होता है। वोमिटिंग हुई, उसमें और एडिशनल लॉस हुआ। तो इनसे सोडियम और पोटेशियम के लॉस को रिप्लेनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम कंसंट्रेशन में एक दूसरा एस्पेक्ट हमको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे जैसे ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाती है, यह भी प्रभावित करती है। तो जब सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है तो क्या होता है, वह फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस से या इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसको वेस्कुलर कंपार्टमेंट में खींचता जाता है। जैसे ही सीरम ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी तो क्या हुआ, इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन, इंटरस्टिशियल स्पेस में डिहाइड्रेशन, और वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा लेकिन वो एक्सक्रीट आउट हो गया। तो वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा तो उसने सोडियम लेवल कम कर दिया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, और फिर एक्सक्रीट आउट हो गया सोडियम एक्स्ट्रा, तो और सोडियम कम हो गया। तो जितना ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है, फॉर एवरी 100 मिलीग्राम % राइज इन ग्लूकोज, सोडियम लेवल 1.6 कम होता जाता है। तो जितना हाइपरग्लाइसीमिया, जितना हाइपर ऑस्मोलर स्टेट होगी, सोडियम उसके कारण से हमें करेक्ट करना पड़ सकता है। तो सोडियम लॉस तो होता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपरनेट्रीमिया के साथ पेशेंट आए, कि पेशेंट आए जब प्रेजेंटेशन पे तो उसका सोडियम लेवल हाई मिले, नॉर्मल से ज्यादा मिले? क्या कहते हैं? यस तो कह दिया। अच्छा, आप पूछा जाए कि यस तो क्यों? यह हाइपरनेट्रीमिया कब मिलेगा? जब इतना डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत बढ़िया,
डॉक्टर स्वपन ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि सीवियर डिहाइड्रेशन के कारण से, डॉक्टर मुक्ता भी सेम चीज कह रही हैं कि जब इतना डिहाइड्रेशन हो गया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो रहा था, अगर इतना डिहाइड्रेशन है कि डाइल्यूशन नहीं हो पा रहा, तो वो हाइपरनेट्रीमिया की तरह से ये प्रेजेंट करेगा, हाइपोवोल्यूमिया, हाइपरनेट्रीमिया। तो अगर हमारा पेशेंट हाइपरनेट्रीमिया के साथ आ रहा है तो वास्तव में वाटर लॉस बहुत ज्यादा है। उस वाटर लॉस को हमें और ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, ये और फ्लोरिड स्टेट है। पोटेशियम के साथ भी यही कहानी है कि पोटेशियम का लॉस हमारे डायलिसिस के साथ खूब होता रहता है। पोटेशियम के साथ हाइपोकैलीमिया होता है, लेकिन क्या हाइपरकैलीमिया हो सकता है? सेम क्वेश्चन जैसे हाइपरनेट्रीमिया डीके के साथ था, क्या हाइपरकैलीमिया भी हो सकता है? यस, ड्यू टू सीवियर एसिडोसिस। बहुत बढ़िया। तो एसिडोसिस में होता क्या है? एसिडोसिस में प्लाज्मा में हाइड्रोजन आयन बढ़ने लगे सीरम में। अब ये सीरम हाइड्रोजन आयन ये एक्सचेंज होने लग जाते हैं पोटेशियम से। तो जितना एसिडोसिस बढ़ती जाएगी वो पोटेशियम को सेल से बाहर खींचती जाएगी। इंसुलिन सेल के अंदर पोटेशियम भेजती है, इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी तब भी सेल के बाहर आ जाएगा। अगर रीनल इंपेयरमेंट है तो क्या होगा कि जो पोटेशियम किडनी से एक्सक्रीट हो रहा था नॉर्मल डायलिसिस में, वो उतना फ्री नहीं हो पाएगा, तो भी पोटेशियम स्टे करेगा बॉडी में। तो ये सब कुछ कारण ऐसे हैं, एसिडोसिस, इंसुलिन सफिशिएंसी, रीनल इंसफिशिएंसी, जिसमें पोटेशियम लेवल्स बढ़े हुए मिल सकते हैं, लेकिन ये सब हमें मिसगाइड करते हैं। सोडियम लेवल बढ़ा हुआ है, पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ है, ये वास्तव में हमें मिसगाइड करते हैं। और हमें सोडियम बढ़ा हुआ है तो और फ्लोरिड स्टेट है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो हमें निगाह रखनी है, जैसे ही ट्रीट करेंगे पोटेशियम लेवल फॉल करने लगेगा। अगर कोई पेशेंट हमारे पास डीके का है और टीएलसी उसकी 16,000 है, तब इसका मतलब क्या हुआ? 16,000 टीएलसी in a patient with DK. It could be due to dehydration, it could be due to sepsis. Very good. बस ये सेप्सिस वाली चीज ही को हमको ध्यान ये रखना है कि किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हम जानते हैं कि जब स्ट्रेस में कैटेकोलामिन सीक्रेट होते हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का क्या इफेक्ट है? जो ब्लड वेसल की वॉल पर जो मार्जिनेटेड डब्ल्यूबीसी होती है ना, वो सर्कुलेशन में आ जाती है। तो मार्जिनेटेड डब्ल्यूबीसी सर्कुलेशन में आने से टीएलसी बढ़ जाती है। तो कोई भी स्ट्रेस जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होता है वह टीएलसी बढ़ा देता है। यहाँ पे भी ल्यूकोसाइटोसिस मिलती है, लेकिन व्हेन इट इज मोर देन 25,000 तब ये इंडिकेटिव होती है इन्फेक्शन की यूजुअली, और उससे कम ल्यूकोसाइटोसिस हमारे नॉर्मली भी मिल सकती है। एमाइलेज लेवल बढ़ा हुआ है तो रेज्ड एमाइलेज लेवल इन डीकेए, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एमाइलेज भी हमको मिसगाइड करता है। पैंक्रेटाइटिस में एमाइलेज के दो फ्रैक्शन होते हैं, एक सलाइवरी फ्रैक्शन, एक पैंक्रियाटिक फ्रैक्शन। डीके के अधिकांश केसेस में सलाइवरी एमाइलेज बढ़ा होता है, जिसका कि डिस्टिंक्शन अदरवाइज मुश्किल है। लेकिन माइल्ड एलिवेशन अगर एमाइलेज का मिल रहा है तो वो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। पैंक्रेटाइटिस के केसेस में तो हम लोगों ने बात की अभी कि डीकेए की डायग्नोसिस अगर क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है तो मुश्किल हो जाएगी। खैर, अगर काफी एलिवेशन है देन इट कुड बी बिकॉज ऑफ पैंक्रेटाइटिस। जस्ट मिनट, द थिंग टू बी, अच्छा चलिए अब हम लोग मैनेजमेंट आरंभ करते हैं। बार बार चला जा रहा कि अगर हमारे पास एक केस आया डीकेए का, तो हम सबसे पहले इसको क्या देंगे, क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट है? अगर जैसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कॉलेजेस में कि भाई तुम्हें एक चीज देना अलाउड है, इंसुलिन, आईवी फ्लूइड, सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्ब, एक चीज क्या दोगे? तो आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है कि वो हम आईवी फ्लूइड देंगे, क्योंकि आईवी फ्लूइड से हमारा आधा काम जो सीरियसनेस का है वो तो आईवी फ्लूइड से ही हो जाता है। तो हमारे गोल्स क्या क्या है? इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम को रिप्लेनिश करना जिससे कि पेरिफेरल परफ्यूजन
टिश्यू परफ्यूजन ब्लड का वो बढ़े, ग्लूकोज लेवल कम आए, ऑस्मोलरिटी कम आए, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल आए, और अगर कोई प्रेसिपिटेटिंग इवेंट है इन्फेक्शन वगैरह तो वो हम ठीक कर सकें। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड्स देने के बहुत बढ़िया इसके जो रिजल्ट्स हैं, पहली चीज तो हेमोडायनेमिक फायदा तो मिला, जो ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ा हुआ था वह वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ने से डाइल्यूट हो गया, तो हाइपरग्लाइसीमिया कम हो गया, ऑस्मोलरिटी कम हो गई, कैटेकोलोमिन लेवल भी जो ब्लड में बढ़े हुए थे, जब हाइपोटेंशन हो रहा था तो वो और कैटेकोलोमिन सीक्रेट करा रहा था, वो भी कम हो गए। तो इस प्रकार से हमारे ग्लूकोज, ऑस्मोलरिटी, कैटेकोलोमिन सब केवल आईवी फ्लूइड्स के कारण से कम होने लग जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारे नॉर्मल आने लग जाते हैं, जो कि इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ या सीरियसनेस हो सकता है। अब अगर हम किसी हमारे भाई बंधु ने, उन्होंने कहा ना भाई इंसुलिन तो दे दिया, इंसुलिन क्लिनिक पे लगा दिया, उसके बाद हॉस्पिटल भेजा, रास्ते में जाम में फंस गया, हॉस्पिटल में जाके 1 घंटा इमरजेंसी में पड़ा रहा, और 3-4-5 घंटे बाद उसको आईवी फ्लूइड चल रहे हैं, इंसुलिन हमने खूब लगा दी उसको। तब ऐसे में क्या होगा, वास्तव में यह कि हम इंसुलिन पे ज्यादा कंसंट्रेट करें फ्लूइड से, तो यह पेशेंट की कंडीशन को और डिटेरियोरेट करा सकता है। इंसुलिन एक वेजोडाइलेटर हार्मोन है, ये हाइपोटेंशन को बढ़ा देता है। हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में इंसुलिन का प्रभाव भी कम होता है, तो इंसुलिन कोई इमरजेंसी नहीं है, आप आईवी फ्लूइड दीजिए, इंसुलिन 1 घंटा 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, पेशेंट आपका आईवी फ्लूइड से 50% और लाइफ सेविंग जो काम है सीरियस पेशेंट के साथ, तो आईवी फ्लूइड सही हो जाता है। क्वेश्चन है सबसे पहले कौन सा आईवी फ्लूइड दें? आप लोग अपने मन में आंसर करते जाइए इसके। सबसे पहला फ्लूइड नॉर्मल सलाइन, ओके ठीक है। रेट ऑफ इन्फ्यूजन क्या होना चाहिए? जब आएगा हमारे पास तो हम कितना फ्लूइड, एक हम ये इस वक्त पीडियाट्रिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम 20 किलो के बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एडल्ट लेके चल रहे हैं कि हमारे पास 50 ईयर का एक कोई 16-17-18 साल का बच्चा या एडल्ट है जो डीके में आया, तो लगभग 1 लीटर फ्लूइड हम 1 घंटे में, जो एडल्ट्स का एक क्राइटेरिया है वो हम दे देते हैं। अगर हम पर केजी के हिसाब से चलें तो 15 to 20 ml पर केजी फर्स्ट आवर में। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन 200 to 500 ml पर आवर, ये उसके बाद देते रहते हैं। तो आईवी फ्लूइड नॉर्मल सलाइन फर्स्ट आवर में काफी फास्ट, उसको लगभग 1 लीटर, उसके बाद फिर डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अब हमने देखा हर घंटे हम उसका ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, फ्रीक्वेंटली उसका सोडियम लेवल चेक करेंगे। अगर हमने देखा कि जब आया तभी पेशेंट का सोडियम लेवल 150 है, तब हम फ्लूइड कौन सा देंगे? हाफ नॉर्मल सलाइन कर देंगे, जिससे सोडियम ज्यादा ना बढ़े, फ्लूइड जाता रहे और हमारा काम चल जाए। अब ग्रेजुअली इंसुलिन और फ्लूइड के कारण से ग्लूकोज लेवल कम होता जा रहा है, 500 से स्टार्ट होकर 400, 300, 250 आ गया। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 आ गया तो क्या कोई चेंज करेंगे आईवी फ्लूइड में? यस। अब हमें ग्लूकोज ऐड कर देना है। यह बड़ा कंट्राडिक्टरी सी बात लगती है कि 250 अभी तो बहुत ज्यादा है, हमने ग्लूकोज क्यों दिया? तो ग्लूकोज, यहाँ पे हमें गोल्स याद रखने हैं कि डीके हम क्यों ठीक करें। डीके में केवल हम ग्लूकोज लेवल नहीं ठीक करना, हमें डायबिटीज के साथ साथ कीटोसिस भी ठीक करनी है, एसिडोसिस भी ठीक करनी है। तो इसके लिए कीटोसिस एसिडोसिस का काम चलाते रहने के लिए हमें अब उसको ग्लूकोज देना है। अगर हमने आईवी फ्लूइड बहुत रैपिडली दे दिए, इसका नाम मैं आपसे सुनना चाहूंगा, टाइप करिए, अगर आईवी फ्लूइड बहुत रैपिडली दे दिए तो क्या हो सकता है? टू रैपिड करेक्शन, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है। सीपीएम फुल फॉर्म क्या हुआ? सीपीएम का सेरेब्रल इडमा, सीपीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाया, प्लीज टाइप करेंगे आप? सर cerebral pontine melanosis like cerebral edema. ठीक है, रैपिड करेक्शन ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, Rapid correction, yes. ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे फ्लूइड्स अगर हमने ज्यादा दे दिए तो ये सेरेब्रल इडिमा करा सकता है, जो कि बहुत ओवर जीलस करेक्शन के कारण से ये हो सकते हैं। और अगर सेरेब्रल एडिमा हुआ
तो मोर्टेलिटी इसमें काफ़ी बढ़ जाती है। तो हमें ओवर हाइड्रेट या बहुत रैपिडली काम नहीं करना है। हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में जब एचएचएस का पेशेंट है, वहां पे फ्लूइड्स में हमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना है। इनिशियली तो हम नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, लेकिन कई केसेस में एचएचएस के साथ में सोडियम लेवल नॉर्मल मिलता है, तो वहां पे हम स्टार्ट ही हम नॉर्मल सलाइन से ना करके स्टार्ट ही हम हाफ नॉर्मल सलाइन से करते हैं, क्योंकि फ्लूइड लॉस ज्यादा है, सोडियम लॉस उतना ज्यादा नहीं है। और यहाँ पर भी यह है कि अगर हम बहुत रैपिडली देंगे तो न्यूरोलॉजिकल सिचुएशन और डिटेरियोरेट करेगी। तो हमें बहुत हीरो नहीं बनना। फर्स्ट आवर में हमें 1 लीटर, सेकंड 1 घंटे या 2 घंटे में हमें 1 लीटर, तो इस तरह से करके 1 लीटर इन 1 आवर, 1 लीटर इन 2 आवर, नेक्स्ट 2 आवर्स, इस एक रफ कैलकुलेशन इसको लेके हम चल सकते हैं। और जैसे जैसे हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी आती जाए हम उसको हाफ नॉर्मल सलाइन कर दें। अगर देखें कि सोडियम लेवल हायर साइड में है तो चाहे 5% डेक्सट्रोज कर दें, जिससे फ्लूइड जाता रहे और सोडियम ओवरलोड ना हो। और इसको हमें कई दिनों तक बनाए रखना होगा एक इन्फ्यूजन रेट, क्योंकि बहुत रैपिड करेक्शन भी नहीं करना और पेशेंट को ग्रेजुअली हमें उस स्टेट से बाहर निकालना है। 2-3 डेज में 9-10 लीटर्स का हमें ये जो लॉस था वो ग्रेजुअली रिप्लेनिश करना है एचएचएस के केस में। ओके, आगे बढ़ते हैं। काफी चलिए एक केस है आपके सामने। ये जब हमारे पास आया डीके का केस है, 582 इसका एडमिशन पे ग्लूकोज लेवल था। हमने 4 यूनिट आईवी बोलस दिया 1 आवर बाद, वाह बहुत बढ़िया 501 हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा है, हमने 8 यूनिट कर दिया। 499 12 यूनिट, 494 16। अब हम बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट आवर में मजा आया था वो अब नहीं आ रहा। अब हमारा ग्लूकोज लेवल बहुत स्लोली फॉल कर रहा है, करते करते 28 यूनिट पर आवर तक पहुंच गए। इसका कारण क्या हो सकता है? पेशेंट ऑफ डीके और हम ग्लूको इंसुलिन की इतनी हाई डोजेस पे पहुंच गए, और ये क्यों पेशेंट कंट्रोल नहीं हो रहा? अपने रीजन को अगर आप स्पेसिफाई भी करें डॉक्टर मुक्ता, तो कि आपने क्यों कहा रॉन्ग मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इनएडुकेट डोज, तो डॉक्टर खुशबू कह रहे हैं इनएडुकेट डोज। मेरे ख्याल से 28 यूनिट 1 घंटे में, ये तो आश्चर्यचकित करने वाली है। इतना तो जरूरत कैसे पड़ सकती किसी को कि 28 यूनिट पर भी हमारी ग्लूकोज लेवल फॉल नहीं कर रहा? क्या कारण है? तो ठीक कहा आपने, रॉन्ग मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो है। हम कैसे दे रहे हैं? आईवी बोलस। और ये We है, should not give bolus. यस, यही चीज हमको याद रखनी है। ये क्लूज है कि आईवी बोलस हम अच्छा क्यों नहीं देते, बताइए। आईवी बोलस के नुकसान क्या है? उससे हमारा पेशेंट कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? Because the half life is very less, ना rapid insulin जो देते हैं आगे ये जो हमारी बहुत। जो इंसुलिन की हाफ लाइफ इज ओनली 4 मिनट्स, Yeah, that is. ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज मैक्सिमम 12 मिनट्स। Hmm. तो हमने अगर घंटे में उसको 28 यूनिट दिया तो वो 12 मिनट के अंदर साफ हो गया। तो हमारा पेशेंट 48 मिनट्स तक विदाउट इंसुलिन है, या 45 मिनट्स तक विदाउट इंसुलिन है। 15 मिनट इंसुलिन ने काम किया, वो फिर बढ़ने लग गया। तो आईवी बोलस हमें नहीं देना पेशेंट को, ये एक गांठ बांध लेना। इनिशियल जब हमारे पास पेशेंट आया तो जो फर्स्ट इंजेक्शन है वो हम आईवी बोलस दे दें, ओके, लेकिन उसके बाद हम पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन पे रखें। तो अब ये चीज सोचिए कि आपके पास पेशेंट आया, उसको आपको कौन सी इंसुलिन किस तरह से देनी है, किस डोज में देनी है, ऑप्टिमम फॉल ब्लड ग्लूकोज में कितना होना चाहिए, कब आप कहेंगे चलिए। तो इनिशियल हम आईवी बोलस दे सकते हैं कितना, 0.1 यूनिट पर केजी बॉडी वेट। तो हम एडल्ट्स को अगर देख रहे हैं, एडल्ट की बात करें 60 केजी वेट है, तो 6 यूनिट हमने दे दिया। और यही 6 यूनिट मोस्टली किताबों में हमारी लिखा हुआ है कि 6 यूनिट स्टैट देके इसके बाद हम इन्फ्यूजन शुरू करेंगे। अब बोलस नहीं देंगे, इन्फ्यूजन शुरू कर दें। शुरू कर दिया, हमें कितना ब्लड ग्लूकोज में फॉल मिलना चाहिए, कब हम कहेंगे कि हमारा ट्रीटमेंट इफेक्टिव है? तो ट्रीटमेंट इफेक्टिव कहने के लिए
अगर पर आवर 50 का फॉल है तो हम कहेंगे ठीक है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो ये हमको आवरली ग्लूकोज लेवल देखते रहना है। अगर 50-50 करके फॉल कर रहा है तो इसका मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। अगर 50 फॉल नहीं कर रहा तब क्या करेंगे, रेट ऑफ इन्फ्यूजन इंसुलिन का बढ़ा देंगे, राइट। जब ग्लूकोज लेवल 250 से कम आ जाए तब क्या करेंगे, 250 से कम आ जाने पे हमें ढीले नहीं पड़ना, हमें इंसुलिन रेट कम नहीं करनी। इंसुलिन हमारी केवल हाइपरग्लाइसीमिया के लिए नहीं है, इंसुलिन हमारी कीटोसिस एसिडोसिस के लिए भी है। तो हम इंसुलिन का रेट जो कम करेंगे, ग्लूकोज और दे देंगे। ग्लूकोज देने का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि टारगेट हमारा केवल ग्लूकोज कंट्रोल करना नहीं है, मैं आंसर खुद ही दे रहा हूं, कीटोन प्रोडक्शन और एसिडोसिस को करेक्ट करना भी है। इसलिए हम जब ग्लूकोज लेवल 250 के नीचे डीकेए में या एचएचएस में 300 के नीचे हो तब इंसुलिन की डोज रिड्यूस करके और एडिशनल 5% डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सेलाइन को हम डीएनएस पे शिफ्ट कर देते हैं, जिससे हमारे पास ग्लूकोज बाहर से पहुंचता रहे। हो सकता है पेशेंट अभी ओरली टॉलरेट ना कर पा रहा हो तो हम उतना इंसुलिन ना दे पाए, तो हम बाहर से ग्लूकोज दें और इंसुलिन देते रहें जो हमारी कीटोसिस को रिवर्ट कर सके, एसिडोसिस को रिवर्ट कर सके। हमें तब तक इंसुलिन इन्फ्यूजन कंटिन्यू करना है जब तक कीटोएसिडोसिस डीके के इस केस में हाइपर ऑस्मोलर स्टेट एचएचएस के केस में रिवर्ट ना कर जाए। तो हमारा गोल हाइपरग्लाइसीमिया करेक्ट करना नहीं है, कीटोएसिडोसिस और हाइपर ऑस्मोलर स्टेट को रिवर्ट करना है, जिसमें टाइम लगता है। और इसके लिए हमको प्रोलॉन्ग्ड इंसुलिन थेरेपी की आवश्यकता है। रिजोल्यूशन हम कब कहते हैं डीके का, जब ग्लूकोज 250 से कम हो लेकिन साथ साथ बाइकार्ब नॉर्मल हो जाए, पीएच नॉर्मल हो जाए और एनायन गैप जो है वो 10 से कम रह जाए। और इसमें लगता है टाइम। हाइपरग्लाइसीमिया तो हमारा 2-3 घंटे में भी हम एग्रेसिव इंसुलिन थेरेपी से कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इंसुलिन इन्फ्यूजन लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करना है। हम एचएचएस का रेजोल्यूशन कब कहते हैं, जब एक ऑस्मोलैरिटी 320 से कम हो जाए और मेंटल स्टेट इंप्रूव करने लगे, जिसमें 2-3 दिन लग जाते हैं। तो इस केस में एचएचएस में ऑस्मोलैरिटी को नॉर्मल करना है, डीकेए में हमें कीटो एसिडोसिस को नॉर्मल करना है। ये हमारा गोल है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं केवल। इसलिए जब रिजोल्यूशन हो गया हमारा, ये चीजें नॉर्मल आ गई, कीटोसिस कीटोसिस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूरिन में कीटोन देखा और हम कह रहे हैं अरे कीटोन 4+ है, इसका मतलब पेशेंट कीटोसिस में चल रहा है। ना ना, वो कीटोसिस नहीं है, क्योंकि वो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कन्वर्ट हो गया एस्ट्रेट स्टेट में, वो यूरिन से निकला, उसके कारण से आ रहा है। नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट में जो आ रहा है 3-4 दिन तक चलेगा, वो कीटोसिस नहीं है। कीटोसिस को अगर हमें एथिकली रूल आउट करना है तो हमें ब्लड में सीरम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट लेवल कराना होगा। तो जब हमारा पेशेंट का कीटोसिस कीटो एसिडोसिस रिजोल्यूशन हो गया तब हम इसको सबकुटेनियस इंसुलिन पे शिफ्ट करें। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, तो हमने सबकुटेनियस इंसुलिन पे देने के लिए एक लॉन्ग एक्टिंग एमएसआई रेजिम, एक लॉन्ग एक्टिंग और 3 शॉर्ट एक्टिंग। इन पे हम रखेंगे 30-70 50-50 वाला कॉम्बिनेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें नहीं मालूम पेशेंट कितना भी ओरल इनटेक कैसा होगा, अभी भी नोजिया वोमिटिंग चल रही है, एपेटाइट कैसी है, इसलिए हम एमएसआई पे रखेंगे। हमें मालूम है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के जो है वो तुरंत काम नहीं करती, इट टेक्स 2 आवर्स टू इनिशिएट इट्स इफेक्ट। तो ये भी गलती नहीं करनी कि हमने इन्फ्यूजन बंद किया, पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट किया और ऑर्डर दे दिया सिस्टर इसको लगा देना 10 यूनिट लेंटस इंसुलिन। ना, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमने इन्फ्यूजन बंद किया, 10 मिनट के अंदर पेशेंट की इंसुलिन सप्लाई बंद हो गई। अब क्या हुआ, जो इंसुलिन लगेगी उसके 15-20 मिनट आधे घंटे बाद उसको असर आने में अभी 2 घंटे और लगेंगे, तो हमारा पेशेंट डिवॉइड ऑफ इंसुलिन रहा 2-3 घंटे तक। इसके कारण से हाइपरग्लाइसीमिया तो बढ़ेगा, कीटोएसिडोसिस भी बढ़ जाएगी। तो हमें अपने आईसीयू में ही पहले उसको लॉन्ग एक्टिंग देनी है, 2 घंटे बाद इन्फ्यूजन बंद करना है, जब मील्स हो मील्स के पहले शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देनी है। जब डोजेस को कैसे डिसाइड करें, या जो पेशेंट डोज पहले ले रहा था उसके हिसाब से, या न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट में हम 0.5 से 0.8 यूनिट पर केजी, ये
कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, हर पेशेंट में अलग। अगर इन्फेक्शन है डोज ज़्यादा लगेगी, अगर नॉर्मल पेशेंट विदाउट इन्फेक्शन विदाउट सेप्टिसीमिया डोज कम लगेगी। अच्छा, कुछ चीज़ें जो टाइम टू टाइम वेरी करती हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास वीक में 1 या 2 पेशेंट्स न्यूली डिटेक्टेड टाइप 1 के ओपीडी में मेरी आते हैं, और उन सबको मैं डोमिसिलियरी बेसिस पे ट्रीट करता हूँ। उनमें तो नहीं हम दे रहे आईवी इन्फ्यूज़न। फिर तो आईवी इन्फ्यूज़न सीरियस पेशेंट में लेना है। बोलस का फायदा क्या है आईवी बोलस का, कि वो फर्स्ट करेक्शन में हेल्प करता है, इमीडिएटली नीचे लाने में हेल्प करता है। फर्दर डोजेज आईवी इन्फ्यूज़न, या हमें अगर रिसोर्स लिमिटेड सिटिंग है, हमारे पास इन्फ्यूज़न सेट नहीं है, तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक तो हम कैलकुलेट करके इंसुलिन इन्फ्यूज़न एक अलग बनाए, फ्लूइड के लिए अलग दें, इंसुलिन इन्फ्यूज़न अलग दें, दोनों को मिला के मत दें, क्योंकि फ्लूइड बहुत तेजी से देने हैं और इन्फ्यूज़न इंसुलिन का स्लोली लगातार देना है। तो दोनों को अलग अलग ड्रिप सेट से दें, या हम कुछ केसेस में इंट्रामस्कुलर भी यूज कर सकते हैं। इंट्रामस्कुलर यूज करने में वहां से एब्जॉर्प्शन हमारा अच्छा होता है। सबकुटेनियस नहीं देना। सबकुटेनियस इसलिए नहीं देना, पेशेंट हाइपोटेंशन में है, हाइपोवोलीमिया में है, परफ्यूजन कम होगा, उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। तो इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि डीके के पेशेंट को सबकुटेनियस तब ही देना है जब उसका डिहाइड्रेशन करेक्ट हो चुका हो। तो हम पेशेंट को इंट्रामस्कुलर भी यूज कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में जब हमको इंट्रामस्कुलर या सबकुटेनियस देने का मन हो, तब हम उसको रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स यूज कर सकते हैं। लिस्प्रो, जो एस्पार्ट, ग्लूलाइसिन, एस्पार्टेट, तो ये वाली जो इंसुलिन हैं हम तब यूज कर सकते हैं अगर हमें आईएम या सबकुटेनियस यूज करना है। अगर आईवी यूज करना है तो प्लेन इंसुलिन। आईवी हम इनको क्यों देंगे, इनका कोई एडवांटेज नहीं आईवी देने में। तो इन रैपिड एक्टिंग एनालॉग्स को हम कुछ विशेष सेटिंग्स में यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट जब हम इंसुलिन देंगे तो पोटेशियम इंट्रासेलुलर जाने लग जाएगा, जिससे हाइपोकैलीमिया प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए पेशेंट का अगर प्रेजेंटेशन पर ही पोटेशियम लेवल लो हो तो हम उसको इंसुलिन नहीं देते, पहले पोटेशियम का करेक्शन करना है। जब पोटेशियम लेवल 3.3 से ऊपर आने लग जाए हमें तभी इंसुलिन देनी है। इनिशियली आईवी फ्लूइड दें, चीजें नॉर्मलाइज हों, पोटेशियम दें, नॉर्मलाइज हो, जब 3.3 से ऊपर आ जाए तब इंसुलिन शुरू करें। तो पोटेशियम थेरेपी हमारे लिए जो दूसरा, अब लास्ट के 5 मिनट्स और, पोटेशियम थेरेपी कब हम पेशेंट को देते हैं, क्योंकि हम हाइपोनेट्रीमिया सिग्निफिकेंट है, हाइपोकैलीमिया सिग्निफिकेंट है, तो जितना फ्लूइड लॉस होगा पोटेशियम लॉस होगा। कभी कभी हाइपरकैलीमिया के साथ पेशेंट आता है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया, एसिडोसिस के कारण से, इंसुलिन डेफिशिएंसी के कारण से, या बहुत ज्यादा कैटाबोलिक स्टेट है उसमें भी पोटेशियम लिबरेट होता है इनके कारण से। इसके विपरीत अगर पेशेंट कोई डाययूरेटिक थेरेपी लेता हुआ आया है पहले से, डायलिसिस बहुत ज़्यादा हुई है, वोमिटिंग्स बहुत ज़्यादा हुई है, तो हाइपोकैलीमिया भी हो सकता है। जब आया तभी पोटेशियम लेवल कम था। इस केस में हम लोग पहले पोटेशियम को करेक्ट करेंगे। किससे करेंगे? केसीएल पोटेशियम क्लोराइड हम डाल देंगे। कितना पोटेशियम क्लोराइड में कितना पोटेशियम होता है? पोटेशियम क्लोराइड जो हम लोग यूज करते हैं, एक एम्प्यूल में पोटेशियम कितना होता है? भाई मैं सही बताऊं, मैं भी 17 साल से हॉस्पिटल नहीं जा रहा, तो मैं भी भूल गया था। तो ये सर्च कर आके मैंने याद किया कि कितना एक एम्प्यूल में कितना पोटेशियम होता है। ओके, 20, 19, 20, राइट। तो 1 एम्प्यूल जो 10% केसीएल है, 10 ml 10% केसीएल में 13.4 मिलीमोल पोटेशियम होता है। तो जब हमें ये मालूम होगा तब हम इसका प्रॉपर डिजाइन कर पाएंगे कि हमें कितना देना है और किस प्रकार से देना है। 13.4 मिली इक्विवेलेंट एक एम्प्यूल में। तो अगर पोटेशियम हमारा 5 से ज्यादा है तो इमीडिएटली हम पोटेशियम नहीं देंगे। जब हम आईवी फ्लूइड देंगे तो कम आने लग जाएगा, जब कम आने लग जाएगा तब स्टार्ट करेंगे। 4 to 5 है तो 20 मिली इक्विवेलेंट, मतलब लगभग 1.5 एम्प्यूल 1 लीटर में। मतलब हम ये कर सकते हैं कि फर्स्ट बॉटल में आधे लीटर में हमने 1 एम्प्यूल डाला,
सेकंड आधे लीटर में हमने आधा एम्प्यूल डाला, लाइक दैट। लेकिन अब पोटेशियम बहुत कम है, ये 3 to 4 होना चाहिए, 3.9 गलत है, 3 to 4। तब हम 3 एम्प्यूल्स जो ईच लीटर में हम करके देंगे, और बहुत ही कम है, लेस देन 3 है, तो जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इंसुलिन नहीं देंगे। हम 10 to 20 मिली इक्विवेलेंट, मतलब 1 से 1.5 एम्प्यूल KCl का हर बॉटल में देते रहेंगे जब तक 3.3 ना आ जाए। जब 3.3 आ जाए तब इंसुलिन शुरू करें, और हम ईच लीटर में 40 इक्विवेलेंट, यहाँ पे ईच बॉटल में लिखा है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इनिशियली रैपिड देके पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम इन्फ्यूजन से ही देना है, कभी भी पोटेशियम भी हमें ध्यान रखना है, पोटेशियम बाइकार्ब ये सब IV बोलस नहीं देने हैं, अदरवाइज ये फैटल हो सकते हैं। तो इनको हम बॉटल से इन्फ्यूजन रेट में धीरे धीरे देते रहेंगे। टारगेट पोटेशियम को 4 to 5 के बीच में मेंटेन करना है। एक जो दूसरा हमें पार्ट याद रखना है कि यूरिन आउटफ्लो शुरू हो चुका हो पोटेशियम देने से पहले, एक बार यूरिनेशन स्टार्ट हो चुका हो, वरना कभी कभी हम डेंजरस हाइपरकैलेमिया भी कर सकते हैं। तो इस बात को हमें पोटेशियम थेरेपी पे और ध्यान रखना है। बाइकार्बोनेट थेरेपी बड़ी फैसिनेटिंग तो लगती है, लेकिन बहुत रिस्की हो सकती है। तो बाइकार्बोनेट जो काफ़ी पहले थोड़ा फैशन में थे कि 1 एम्प्यूल सोडा बाइकार्ब शुरू में लगा दो, और उससे पेशेंट की रिकवरी जल्दी होगी, अब इसको केवल सीरियस पेशेंट्स में जिसमें सीवियर एसिडोसिस हो, लेस देन 7, उनमें ही हम बाइकार्बोनेट देते हैं। बाइकार्बोनेट लेवल 5 से कम, pH लेस देन 7 हो तब देते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि मोर देन 7 पे हम नहीं देते। अगर हम बाइकार्बोनेट देते हैं तो ये एल्कलोसिस या हाइपोकैलेमिया, हाइपोक्सिया, सेरेब्रल इडमा, ये बहुत तेजी से डिसइलेक्ट्रोलाइटीमिया करके हमारे पेशेंट की कंडीशन को और डिटेरियोरेट करा सकता है। तो बाइकार थेरेपी को हमें बहुत सोच समझ के देना है, सीवियर केसेस में स्लोली। अब 1 एम्प्यूल सोडा बाइकार में कितना होता है? Here we get here in a 15 ampule which is 20 millicalorie. अरे वाह, 10 ml ampule has 20 milli equivalent, right? चलिए, दिस इज, मैंने आपसे कहा ये वाली चीज मैंने नेट से सर्च करके डाली है, तो हो सकता है जो जो आजकल हमारे पास एम्प्यूल्स हैं उसमें हमने नहीं, तो आई मे बी रॉन्ग हियर, जो आपने ये कमेंट किया है, तो प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। मैं भी इसको देखूंगा कि जो हमारे पास आजकल KCl एम्प्यूल है उसमें क्या और कितना है। तो हाउ मच मिली इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्ब इज प्रेजेंट इन 1 एम्प्यूल, यही क्वेश्चन है इसमें। 1 एम्प्यूल में सोडा बाइकार्ब में कितना होता है? 1 एम्प्यूल कंटेन्स अराउंड 45 मिलीमोल्स ऑफ बाइकार्बोनेट। तो अगर हमें 6.9 to 7 लेवल है हमारे pH का, तो उसमें हमें 1 एम्प्यूल पोटेशियम क्लोराइड के साथ, और ये हमें फ्लूइड में डाल के और स्लोली उसको इन्फ्यूज करना है। अगर 6.9 से भी कम है pH सीवियर केस में, तो हमें 2 एम्प्यूल यूज करने हैं, और pH हमें मोर देन 7 लाना है। हाँ, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, pH की एनालिसिस हम लोग आर्टीरियल ब्लड गैस से करते हैं, आर्टीरियल सैंपल से करते हैं। अगर पेशेंट ब्रेथलेस नहीं है, अगर स्टेबल है, एटमॉस्फेरिक एयर पे उसका PO2 मेंटेन है, उस केस में हम वीनस pH से भी पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं बाइकार्ब थेरेपी या pH देखने के लिए। अगर pH लेस देन 7 रहता है तो इस डोज को हम रिपीट करेंगे। फॉस्फेट को मैंने आज तक 25 इयर्स में कभी भी फॉस्फेट यूज करते ना देखा ना सुना, मैं इसको ओमिट कर देता हूं, और मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ पे ये सेशन बंद कर सकते हैं, काफी लंबा भी हो गया। काफी कुछ है, गेहूं है, बाजरा है, रागी है, पता नहीं कुछ और चीज, बहुत सारी चीजें हैं ये जो चलाई